हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे हैं सभी? चलो, तो जैसा कि आपको पता है कि कल के लेक्चर में हमने एक अपने टॉपिक के बारे में बात की थी जिसका नाम था फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। ठीक है भाई। मतलब एक मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज की जो आपकी क्लास है वो बहुत ही नॉलेजेबल है। ठीक है, सुनिए मेरी बात को। आज हम ये समझेंगे कि जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद कैसे तो रोपण होता है। ठीक है, पूरा कंसेप्ट से पूरा डीपली हम यहाँ पर समझ के चलेंगे भाई कि निषेचन के बाद आखिर क्या घटनाएं होती होंगी जिससे इम्प्लांटेशन यानी कि आरोपण होता है और एक प्रेगनेंसी अकर होती है। आगे बात समझ में? तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम आप यहाँ समझते हुए चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चौक में ले लेता हूँ, मुझे पता है ये सही नहीं है। टॉपिक है अंतररोपण। ठीक है, जिसको हम बोल के चलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं भाई? इम्प्लांटेशन। ठीक है, दिख रहा है आपको क्लियर? चलिए, दिख रहा है। अंतररोपण, इम्प्लांटेशन। सुनिए भाई, जैसे मैं यहां पर एक फैलोपियन ट्यूब बना दूं, आप समझिए, इस प्रकार यह एक फैलोपियन ट्यूब है, ये गर्भाशय और जिसकी ये एंडोमेट्रियम परत। ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप बात को? चलिए, यह है हमारा अंडाशय भाई। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनिए भाई, क्या क्या होता है। अंडाशय से ओवुलेशन हुआ था, ओवम एम्प्यूला वाले पार्ट में आ गया। कहाँ पे आ गया? एम्प्यूला वाले भाग में। ठीक है, तो यहाँ स्पर्म आए थे, एजैकुलेशन हुआ था, वीर्यस्खलन हुआ था योनि में, स्पर्म चलते हुए इसके पास पहुँचते हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये सारी बातें कल हमने देख ली थी कि आखिर निषेचन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं कि निषेचन के बाद क्या होता है। तो बिल्कुल हम रिदम से एक सीरीज भाई यहाँ पर लेते हुए चलेंगे भाई। सुनिए, तो आप मान के चलिए जो एम्प्यूला वाला पार्ट है यहाँ पर निषेचन हुआ और निषेचन के दौरान यह एक डिप्लॉयड सेल बन गई जिसका नाम है अब युग्मनज। आ गई आपको बात समझ में? क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि जब नर और मादा युग्मक आपस में संलेत होते हैं तो एक डिप्लॉयड कोशिका बनती है जिसे बोलते हैं क्या? युग्मनज। तो ये युग्मनज यहाँ पे बन गया भाई। ठीक है, अब होता क्या है मैं आपको बता दूं कि जो निषेचन होता है वो 24 से 30 घंटों में संपन्न हो जाता है। जब अंडोत्सर्ग हो जाता है ना तो उसके 24 से 30 घंटों में जो निषेचन है वो क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है भाई, मतलब एक दिन के अंदर अंदर ये निषेचन की क्रिया या मैं कहूँ युग्मनज बन जाता है। ठीक है, अब युग्मनज के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं मैं उनको यहाँ पे नोट भी कर रहा हूँ और वहाँ समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। विदलन, मोरूला, ब्लास्टूला, रोपण,
गैस्ट्रूला। ठीक है भाई, पहले हम कुछ यहाँ इन पॉइंटों को समझते हुए चलेंगे और अपने डायग्राम में जो चेंजमेंट हो रहा है उसको भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको सुनिए, नोट्स अपने पास रखना, सारी परिभाषाएं वहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो, मैं आपसे कई बार कहता हूँ कि मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाता हूँ। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं नोट्स में इंक्लूड करता हूँ, है ना। अब ये सारी बातें मैं नोट्स में इंक्लूड क्यों नहीं करता? अरे आपको भाई, यदि मैं सारी बातें नोट्स में इंक्लूड करूँ ना तो भाई एक चैप्टर ही लगभग 1 महीने के अंदर अंदर होगा, जिसका आपको कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, चलिए, हमारे सिलेबस में जैसे उनकी डेफिनेशन है, केवल आपसे डेफिनेशन ही पूछी जाएंगी, लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ता है। ठीक है भाई, ताकि वो लाइन आपकी क्लियर हो जाए। अब चलिए, तो ये युग्मनज की क्रिया हो गई, मतलब युग्मनज बन गया, निषेचन की क्रिया हो गई, तो लगभग 24 से 30 घंटों में निषेचन हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है विदलन। क्या है? विदलन। तो जैसे ही युग्मनज बनता है ना, युग्मनज जो बनता है, तो इस युग्मनज में सबसे पहले आरंभिक समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है भाई? समसूत्री विभाजन। तो देखिए, थोड़ा मैं इसको चौड़ा कर देता हूँ इस पार्ट को, ठीक है, तब आपको ये समझ में आएगा। ये आप समझ रहे ना, ये क्या है? ये फैलोपियन नलिका है। तो यहाँ पे युग्मनज बन गया। अब होगा क्या, इस युग्मनज में पहला समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? पहला समसूत्री विभाजन। और इस समसूत्री विभाजन को हम नाम देते हैं विदलन। क्या नाम देते हैं भाई? विदलन, यानी कि क्लीवेज। यहां तक दिख रहा होगा आपको? नहीं दिख रहा? मैं सेट कर रहा हूं इसको, 1 मिनट। ठीक है, अब दिख रहा है। तो इस क्रिया को आप क्या बोल के चलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं, यानी कि विदलन बोलते हैं। आगे बात समझ में? विदलन। अब देखिए, विदलन क्या चीज़ है। जब एक युग्मनज बन जाता है तो उसमें जो हमारा समीपस्थ तारक केंद्र था, याद कीजिए, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, तो वो इसमें समसूत्री विभाजन स्टार्ट कर देता है। और मैं आपको बता दूं, आपको विदलन क्या समझना है कि भाई युग्मनज में होने वाले आरंभिक समसूत्री विभाजन को ही हम क्या बोलते हैं? विदलन बोलते हैं। यह एक प्रकार का स्पेशल डिवीजन होता है जिसमें कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है लेकिन युग्मनज का आकार नहीं बढ़ता। समझ रहे हैं? कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ गई लेकिन युग्मनज का आकार नहीं बढ़ेगा, तो हम इसे क्या बोलते हैं? विदलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। अब नेक्स्ट सुनिए, अब जैसे ही क्लीवेज होता जाता है तो जब इसमें 8 से 16 कोशिका हो जाती हैं। अब देखिए, यह आपका युग्मनज था, उसमें विदलन स्टार्ट हुआ, विदलन से पहले 2 कोशिका बनी, फिर इसमें और विदलन हुआ। तो जब इसमें 8 से 16 कोशिका बन जाएंगी तो आप इस संरचना को क्या बोलेंगे? मोरूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोरूला। अब सुनिए, आपके नोट्सों में पॉइंट लिखे हुए हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैं हर पॉइंट को एक एक लेके चल रहे हैं। तो 8 से 16 कोशिका की जो संरचना बन जाती है हम उसे क्या बोलते हैं? मोरूला। और मोरूला को हिंदी में बोलते हैं तूतक। क्या बोलते हैं भाई? तूतक। तो मोरूला बनने की क्रिया को आप क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, मोरूलेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरूला कितने कोश की अवस्था की होती है? तो आपका आंसर है 8 से 16 कोश की अवस्था। ठीक है, उसे मोरूला बोलते हैं। और यदि आपसे पूछे मोरूलेशन क्या है, तो सिंपल सी बात है कि जब युग्मनज 8 से 16 कोशिकीय हो जाता है तो हम इस संरचना को मोरूला कहते हैं और इस बनने की प्रक्रिया को मोरूलेशन कहते हैं या तूतक भवन कहते हैं। तो मोरूलेशन आपको समझ में आ गई क्या है मोरूला? ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, है ना भाई। अब जैसे जैसे ये मोरूला बनती है तो लगभग यहाँ पर 3 दिन हो जाते हैं। कितने दिन हो जाते हैं? 2 से 3 दिन।
तो 3 दिन तक ये मोरूला बन जाती है निषेचन। समझ में आ गई बात। टोटल 3 दिनों में क्या बन गई है, मोरूला बन गई है, जिसमें कितनी कोशिकाएं, 8 से 16 कोशिका। तो ये विदलन और मोरूला आपको बात समझ में आ गई। विदलन और मोरूला 2 टर्म आपके क्लियर हो गए कि क्या है विदलन और क्या है मोरूला। अब आगे चलते हैं ब्लास्टूला पे। अब जरा ध्यान से सुनिए, जैसे ही 3 दिन हो जाते हैं तो ये जो मोरूला होती है वो फैलोपियन ट्यूब से, कहाँ से, फैलोपियन ट्यूब से आगे की तरफ लुढ़कती है और कहाँ आ जाती है, गर्भाशय के अंदर आ जाती है। कहाँ आ जाती है, गर्भाशय के अंदर आ जाती है, यानी कि यूट्रस के अंदर आ जाती है। पहले तो ये फैलोपियन ट्यूब में थी मोरूला, अब ये कहाँ पे आ चुकी है, गर्भाशय के अंदर। कहाँ पे आ गई है भाई, गर्भाशय के अंदर। अब जरा पॉइंट को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लास्टूला क्या है मैं आपको बता दूं, एक डेफिनेशन है कि मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट, और इस ब्लास्टोसिस्ट को हिंदी में बोलते हैं कोरकपुटी। ठीक है, देखो पॉइंट को ध्यान सुनना, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट का बनना, और ब्लास्टोसिस्ट को हिंदी में बोलते हैं कोरकपुटी। तो ब्लास्टोसिस्ट का बनना ही क्या कहलाता है भाई, ब्लास्टुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लास्टुलेशन। और ब्लास्टुलेशन को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, कोरक भवन। क्या बोलेंगे, कोरक भवन। आप बोलेंगे सर यहाँ पर ब्लास्टूला तो कहीं नहीं आई। अरे भाई, जो संरचना बनेगी ना ब्लास्टोसिस्ट वाली, हम उसी को ब्लास्टूला बोलते हैं या कोरक बोलते हैं। हिंदी नाम भी और इंग्लिश नाम दोनों इनके आपको याद रखने हैं। ये ब्लास्टूला इंग्लिश नाम है, मोरूला भी इंग्लिश नाम है। इसका नाम तूतक होता है हिंदी में और इसका नाम कोरक होता है। ठीक है भाई। अब जो मोरूला थी वो कैसे बनाएगी वो देखिए, यहाँ पे मैं एक डायग्राम लेता हूँ। यह है आपकी एक मोरूला है जिसमें 8 से 16 कोशिकाएं। ठीक है भाई। अब यहाँ से फिर आपके और पॉइंट क्लियर होंगे जो आपके नोट्सों में लिखे हुए नीचे, वो भी आप समझना। ये जो मोरूला होती है ना, मोरूला, इस मोरूला में और ज़्यादा कोशिकाएं बनती हैं, 100 कोशिकाएं बन जाती, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है। जब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं तो इसमें क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं ऐसे, कुछ कोशिकाएं ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। और यहाँ पर कुछ कोशिकाएं ऐसे रहेंगी इस प्रकार, और बीच में बन जाती है एक कैविटी। अंतर समझना, मोरूला जो एक ठोस संरचना थी, बिल्कुल ठोस, जहाँ कहीं भी गैप नहीं था, लेकिन मोरूला ने आगे चल के लगभग निषेचन के 5 दिन बाद, मतलब 3 दिन ये बनी थी और चौथे 5वें दिन क्या बन जाती है, ब्लास्टोसिस्ट। आप इसी को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि कोरकपुटी। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट या कोरकपुटी बोलते हैं आप इसको। ठीक है। अब इस कोरकपुटी की संरचना देखो। अच्छा, आप इसी को ब्लास्टूला भी बोल देंगे। ये संरचना जो आपको दिख रही है, आप इसी को ब्लास्टूला बोलते हैं, और जो संरचना बनी है उसको आप ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। मतलब जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एक ब्लास्टोसिस्ट है, एक कोरकपुटी है। ठीक है। और इसी संपूर्ण संरचना को आप ब्लास्टूला भी कह सकते हैं। और मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट का बनना ही क्या कहलाता है, ब्लास्टुलेशन कहलाता है। अंतर समझ में आ गया आपको कि जो ये मोरूला थी इस प्रकार की, इसने अपने आप में कुछ चेंजमेंट किए और क्या बना लिया, कोरकपुटी बना ली। क्या बना ली, कोरकपुटी। तो सिंपल सा आंसर समझो, यदि आपसे पूछा जाए कि ब्लास्टुलेशन क्या है, आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, ऐसे नहीं पूछेंगे कि ब्लास्टूला क्या है। ब्लास्टुलेशन आपसे पूछा जाएगा तो आपका सिंपल सा आंसर है, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट या कोरकपुटी का बनना ही क्या कहलाता है, ब्लास्टुलेशन कहलाता है। और जो ये संरचना है आप उसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको ब्लास्टूला बोल सकते हैं। ठीक है।
एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि युग्मनज के अंदर जितनी भी कोशिकाएं बनती हैं, ये जितनी भी कोशिकाएं बन रही हैं, आप इन सभी कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्लास्टोमियर कह सकते हैं, या इनको हिंदी में कोरक खंड कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं मैं मेरी बात को? यहाँ पर जितनी भी कोशिकाएं ना, युग्मनज में समसूत्री विभाजन से जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी, आप उन सब कोशिकाओं को क्या कह सकते हैं? ब्लास्टोमियर कह सकते हैं। हाँ, ब्लास्टोमियर कह सकते हैं, यानी कि कोरक खंड कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब तो कोरक पुटी बन गई, ब्लास्टुलेशन हो गया भाई। ठीक है, तो अब इस ब्लास्टुलेशन में मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहां पर ये कोरक पुटी बन गई। इस कोरक पुटी को मैं ऐसे बना दूं, ऐसे दिख रही है आपको कोरक पुटी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ये कोरक पुटी बन गई। लगभग 5वें दिन, कौन से दिन बन जाती है? 5वें दिन बन जाती है। 5वें 6वें दिन ये कंप्लीट बन जाती है ब्लास्टोसिस्ट। अब सुनिए, इस ब्लास्टोसिस्ट की संरचना मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपको ध्यान देना है, यहां पे आपको ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है भाई। क्या है कि ब्लास्टुला की परिधि की तरफ जो कोशिका होती हैं, देखो ये ब्लास्टुला है, इसमें जो चारों तरफ की कोशिका हैं वो चपटी आकृति की आपको दिखाई दे रही हैं। कैसी आकृति की? चपटी आकृति की। तो चपटी आकृति की जो कोशिकाएं होती हैं, हम उन्हें ट्रोफोब्लास्ट यानी कि पोष कोरक के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या बोला मैंने? कि ब्लास्टुला की जो बाहर की तरफ की चपटी कोशिकाएं होती हैं, चपटी कोशिकाएं होती हैं, हम उन्हें ट्रोफोब्लास्ट यानी कि पोष कोरक, ठीक है, किस नाम से जानेंगे ने? पोष कोरक। लिखा हुआ है आपके नोट्सों में, आप समझ लेना। ये चपटी आकृति की कोशिका आपको दिखाई दे रही हैं, और इन चपटी आकृति की कोशिकाओं को हम क्या, किस नाम से जानते हैं? ट्रोफोब्लास्ट या पोष कोरक के नाम से जानते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है अभी के लिए। क्यों? आगे बताऊंगा अभी। अब ये तो हो गई ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अब इसके बीच में, इसके अंदर जो ये कोशिकाओं का समूह है, ये कोशिकाओं का समूह आपको दिख रहा है। इन कोशिका के समूह को हम आंतर कोशिका समूह कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आंतर कोशिका समूह, या इनको इनर सेल मास के नाम से भी जानते हैं। इनर सेल मास। तो आंतर कोशिका समूह क्या है? जो ब्लास्टुला के अंदर होता है, और जो चारों तरफ की चपटी आकृति की कोशिकाएं, उन्हें आप क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट या पोष कोरक। और इनके बीच में, मतलब इनर सेल मास के और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में जो आपको ये कैविटी दिखाई दे रही है, जो कैविटी दिखाई दे रही है, आप इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील या कोरक गुहा। क्या बोलते हैं आप इसको? ब्लास्टोसील या कोरक गुहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके काम आ सकता है भाई डायग्राम। ठीक है, अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ले लो फटाफट। ठीक है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई कंप्लीट, कि एक जो कोरक पुटी होती है या ब्लास्टुला होती है, उसकी संरचना कैसे होती है। आपको 3 पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं कि जो चपटी आकृति की कोशिकाओं की परत होती है वो तो ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है, और इसके अंदर जो कोशिकाओं का समूह होता है उसे हम आंतर कोशिका समूह कहते हैं, और जो यहाँ पर कैविटी होती है उसे हम ब्लास्टोसील या कोरक गुहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये संपूर्ण संरचना कौन सी बन गई भाई? ब्लास्टुला बन गई। क्या बन गई है? ब्लास्टुला। चलिए, तो ये ब्लास्टुला भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रोपण यानी कि आरोपण, और आप इसी को इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। अब कैसे होता है आरोपण वो सुनिए भाई। अब ध्यान से आइए अपने डायग्राम पे। यह गर्भाशय की कौन सी लेयर है? यह गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लेयर है,
और यहाँ पर 5वें 6वें दिन क्या बन गई है, क्या बन चुकी है, कोरक पुटी बन गई ना, कोरक पुटी। तो अब होता क्या है, अब निषेचन के 7वें दिन, ये पॉइंट भी आपको याद रखने, ये 7वें 8वें दिन जो भी है, ठीक है, निषेचन के 7वें दिन, निषेचन के 7वें दिन ये जो कोरक पुटी होती है इसमें एक परत, अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी यहाँ पर जो सबसे ऊपर की परत है ना, वो जोना पेलुसिडा परत चल रही है। याद कीजिए ये द्वितीयक oocyte था यहाँ पे, और इसके पास एक जोना पेलुसिडा परत थी, क्योंकि कोरोना रेडिटा को तो नष्ट कर दिया था। तो जोना पेलुसिडा की परत अब तक यहाँ पे चलती है, निषेचन आरोपण से जस्ट पहले तक। ये मान के चलिए अभी ये जोना पेलुसिडा की परत है, तो जोना पेलुसिडा की परत इसको अन्यत्र आरोपण से बचाने का काम करती है। मतलब जोना पेलुसिडा की परत इस कोरक पुटी को कहीं और नहीं जुड़ जाए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए काम आती है जोना पेलुसिडा, और इसको एक राइट साइड पर रोपण कराती है। तो जोना पेलुसिडा का एक काम होता है कि अन्यत्र स्थान पर आरोपण से बचाने का काम करती है जोना पेलुसिडा, ठीक है। समझ में आ गई बात, जोना पेलुसिडा का फंक्शन। तो अब 7वें दिन क्या होता है, मैं आपको बता दूं 7वें दिन क्या होता है। 7वें दिन जो यहाँ पर एक लेयर होती है, मैं आपको बता दूं, जिसे कोरियोन परत बोलते हैं। इसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा फुल डीपली, क्या कोरियोन है, कैसे परत है। जो कोरियोन परत होती है वो अपने अंदर से कुछ अंकुर, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकालती है ना। और जैसे मानो ये कोरक पुटी है और इसने कुछ अंकुर ऐसे निकाले, तो एंडोमेट्रियम भी ऐसे निकालती है अंकुर, और ये आपस में जुड़ जाते हैं और एक अपरा का निर्माण हो जाता है, एक प्लेसेंटा का। किसका निर्माण हो जाता है, प्लेसेंटा का। आगे आपको बात समझ में, प्लेसेंटा बन जाती है, अपरा बन जाती है, जिसको आप जरायु भी बोलते हैं। तो कोरक पुटी का, अब पॉइंट सुनो, ये कोरक पुटी था, कोरक पुटी का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत से जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन या आरोपण कहलाता है। आगे आपको डेफिनेशन समझ में इम्प्लांटेशन की, कि इम्प्लांटेशन क्या है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कोरक पुटी का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, आरोपण कहलाता है। अब कहने का मतलब क्या है, जो आपका भ्रूण बनेगा ना, जो गर्भ है, जो भ्रूण है, वो अब यहीं पर डेवलप होगा। समझ में आ गई बात। अब गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जुड़ गई ना कोरक पुटी, कौन से दिन जुड़ी, 7वें दिन जुड़ी, ठीक है। तो लगभग 8वें दिन तक जो आरोपण की क्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। कैसे, देखो 7वें दिन तो ये जुड़ गई यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे एंडोमेट्रियम जो परत है, एंडोमेट्रियम परत, इस एंडोमेट्रियम परत के अंदर ये धस जाता है। कौन, अब देखो इस प्रकार की संरचना हो गई, और आपकी कोरक पुटी ये रही कोरक पुटी, समझ गए। तो ये एंडोमेट्रियम के द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया है कोरक पुटी। कौन से दिन, 8वें दिन। देखो 7वें दिन तो ये जुड़ी थी, जिसको आप आरोपण कहते थे, लेकिन उससे कुछ बाद में जो कोरक पुटी है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में कंप्लीट रूप से धस जाती है। तो मानते हैं एवरेज जो टाइम है वो 7 से 9 दिन का होता है आरोपण का। कंप्लीट आरोपण का जो टाइम है वो 7 से 9 दिन का माना जाता है, ठीक है भाई। लेकिन आप कह सकते हैं कि आरोपण की क्रिया कौन से दिन होती है, 7वें दिन होती है। आप ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर डिपेंड करेगा भाई, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो बताइए, इम्प्लांटेशन की क्रिया हो गई ना, एंडोमेट्रियम से जुड़ गया ना। मैंने कहा था ना कि भाई एंडोमेट्रियम का बहुत रोल होता है, भाई एंडोमेट्रियम से ही तो जुड़ता है भ्रूण, तो जुड़ गया एंडोमेट्रियम से, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आ गई ना। अब यहाँ से आगे क्या होता है वो मैं आपको और बता रहा हूँ भाई, सुनिए। ये आरोपण हो गया,
ठीक है। अब चलेगी गैस्ट्रुला। अब सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो अगला टॉपिक है प्रेगनेंसी, सगर्भता, उसके भी कुछ पॉइंट आपके इस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप पूरे पॉइंट देख लेना, आपको बहुत सारे पॉइंट यहीं पे क्लियर हो जाएंगे जो वहां पे लिखे हुए हैं। सुनिए, अब यह एक कोरक पुटी है, ध्यान से सुनना। यह ट्रोफोब्लास्ट है। अच्छा, मैं आपको मेन पॉइंट तो बताना भूल ही गया। देखो, ये आंतर कोश का समूह है ये वाली, और ये ब्लास्टोसील है। जो आरोपण करती है ना, वो कौन सी कोशिकाएं करती हैं? ट्रोफोब्लास्ट करती हैं। कौन सी करती हैं? ट्रोफोब्लास्ट, यानी कि पोषकोरक। मैं आपको बता दूं, यदि आपसे कोई पूछे कि ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं का काम क्या है, तो आपका आंसर है ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं या पोषकोरक कोशिकाएं अपरा निर्माण कर भ्रूण का आरोपण करने में सहायता करती हैं। तो ये जो चारों तरफ की जो परत थी, उसने क्या किया? एक अपरा बना दिया और भ्रूण का आरोपण कर दिया। समझ में आ गई बात? ये तो इनको काम हो गया। अब बात करते हैं कि भाई ये जो इनर सेल हैं, इनका क्या काम है? इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैं आपको बता दूं, ओवरऑल ये जो आंतर कोशिका समूह होती हैं, यही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती हैं। भाई भ्रूण को जो बनाएंगी ना, देखो दो प्रकार की कोशिकाएं, एक तो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं थी जो चपटी थी, उन्होंने तो क्या किया? उन्होंने तो आरोपण करा दिया। लेकिन इसके अंदर जो कोशिकाएं, जिन्हें आप इनर सेल मास या आंतर कोश का समूह कह रहे हैं, उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है कंप्लीट भ्रूण का निर्माण करना। अब ये कंप्लीट भ्रूण कैसे बनता है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अब सुनिए भाई ध्यान से, मैं फुल डीपली आपको बता के चल रहा हूँ। सुनिए, पहला पॉइंट जो आपको प्रेगनेंसी जो टॉपिक है आपके, वहाँ पे आपको मिलेगा, और एक पॉइंट मिलेगा स्टेम सेल। देखिए वहाँ पर स्टेम सेल, या जिनको आप स्तंभ कोशिका कह रहे थे, वीवीएम शायद लिखा हुआ होगा वहाँ पर, वीवीएम शायद वहाँ पर लिखा हुआ होगा। बिल्कुल भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका क्या है। दोनों ही नाम मैंने बताए। अधिकांश इसका कई बार क्वेश्चन एक स्तंभ कोशिका के नाम से भी आ जाता है, हालांकि इंग्लिश नाम भी लिखा होता है, तो कोई ऐसी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसके दोनों ही नाम पता होने चाहिए। हम अधिकतर इसको स्टेम सेल के नाम से याद करते हैं, लेकिन वो आजकल मैं आपको बता दूं, उसने अपना क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दिया है। और कैसे चेंज कर दिया है कि वो एक शुद्ध हिंदी शब्द भी लिख देता है क्वेश्चन में। आप कभी भी देखना, कई बार बिल्कुल शुद्ध हिंदी शब्द भी आ जाते हैं जो हमारी बिल्कुल नज़र में नहीं होते। ठीक है, और हम अधिकतर इंग्लिश नाम याद करते हैं। दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, एक नहीं है, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए, तो स्टेम सेल या स्तंभ कोश का, सुनिए भाई मेरी बात को जरा ध्यान सुनिए। यह जो आंतरिक कोश का समूह आपको दिख रहे हैं, आप बोलेंगे आंतर कोशिका समूह में की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें भ्रूण के सभी अंगों की उत्पत्ति या उत्पन्न करने की क्या होती है? क्षमता होती है। तो उन सभी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका बोलते हैं। मैंने क्या कहा कि सुनिए, ये जो आंतर कोश का समूह है ना, ये ऐसा ग्रुप है कोशिकाओं का जो किसी भी अंग का आगे चल के क्या कर सकती हैं? निर्माण कर सकती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि इन कोशिकाओं में हर अंग को बनाने की क्षमता है। समझ में आ गई बात? हर अंग को बनाने की क्षमता है, या मैं कह सकता हूँ यह एक प्रकार की अविभेदित कोशिकाएं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनडिफ्रेंशिएटेड या नॉन डिफ्रेंशिएटेड यानी कि अविभेदित कोशिकाएं क्या होती हैं? अविभेदित कोशिकाएं ऐसी कोशिका होती हैं जो आगे चल के किसी भी संरचना या किसी भी अंग का क्या कर सकती हैं? निर्माण कर सकती हैं। अब आप एक बात बताओ,
जब मैं खुद कह रहा हूँ कि आंतरिक कोश का समूह से एम्ब्रियो बनेगा, तो भाई एम्ब्रियो में तो सारे अंग वगैरह बनेंगे ना नए सिरे से, ठीक है। तो हर अंग को बनाएंगी कौन, ये कोशिकाएं तो बनाएंगी। समझ में आ गई बात। तो इनमें क्षमता नहीं है क्या, मैं ऐसे नहीं कह सकता क्या कि आंतरिक कोश का समूह की जो कोशिका होती हैं उनमें हर अंग को बनाने की क्षमता होती है। तो उन्हीं कोशिकाओं को हम किस नाम से जानते हैं, स्टेम सेल या स्तंभ कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्टेम सेल क्या है, तो आपका एक आंसर होना चाहिए आंतर कोशिका समूह में पाई जाने वाली ऐसी कोशिका जो हर अंग को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, हम उन्हें स्टेम या स्तंभ कोशिका के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। अब ये स्टेम सेल है, अब ये आगे चल के पता है क्या करती हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये आगे चल के क्या करती हैं, ये दो प्रकार की लेयर बनाती हैं। सबसे पहले दो लेयर बनाती हैं, लेयर दो परत। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सुनना भाई, दो परत बनाती हैं। एक तो ये वाली परत, देखो आरोपण तो हो गया है, अब हम यो देख रहे हैं कि आरोपण के बाद क्या घटना घटित हो रही हैं। तो अभी तो स्टेम सेल ऐसे थी, अब इन्होंने आगे चल के क्या किया, दो लेयर का फॉर्मेशन किया, दो लेयर बना दी। ये भी नहीं दिख रहा आपको ना, पीले कलर से बना देता हूँ। देखो ये दो लेयर बना दी इन्होंने, है ना, दो लेयर बना दी। तो सबसे ऊपर जो लेयर है वो तो एपीब्लास्ट लेयर है, और नीचे वाली जो लेयर है वो है हाइपोब्लास्ट लेयर। कौन सी लेयर, हाइपोब्लास्ट। देखो आपको समझना है केवल भाई, ठीक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा डीपली और है इसमें, और भी डीपली है, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, है ना, और बहुत सारी ट्रोफोब्लास्ट बनती है और प्रकार की, लेकिन मैं आपको उसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके मतलब की बात नहीं, वो हमें पता होना चाहिए केवल, ठीक है। आप इतना याद रखो कि सबसे पहले यहाँ पर ये दो लेयर बनती हैं, एक बनती है एपीब्लास्ट और एक बनती है हाइपोब्लास्ट, ठीक है भाई। तो एपीब्लास्ट जो होती है वो तो आगे चलकर बनाती है एक्टोडर्म परत। कौन सी परत, एक्टोडर्म। और जो हाइपोब्लास्ट होती है वो बनाती है एंडोडर्म परत। कौन सी परत, एंडोडर्म। उसके अलावा इसका क्या काम है और मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बन गई, ठीक है। अब आगे पता है क्या होता है, जो एपीब्लास्ट परत है, देखो ये रही एपीब्लास्ट परत, ठीक है। तो ये एपीब्लास्ट परत क्या करती है, एक कैविटी बना लेती है ऐसे, और इस कैविटी को हम बोलते हैं एमनियोन कैविटी। कौन सी कैविटी, एमनियोन कैविटी, ठीक है भाई। एमनियोन एक, अच्छा यहाँ पर चार प्रकार की झिल्ली और बनेंगी, वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। एक एमनियोन कैविटी बन जाती है, यह एक एमनियोन झिल्ली बन जाती है। अच्छा ये एमनियोन झिल्ली क्या होती है मैं आपको बता दूं फॉर नॉलेज। जो बच्चा निकलता है ना, बाहर पास आउट होता है, आप किसी का भी देखो, गाय भैंस का जो भी है, तो वो एक पॉलीथीन से कवर आता है ना, एक कवर से कवरिंग होता है ना, वही एमनियोन मेम्ब्रेन होती है। समझ में आ गई बात आपको। तो उस एक द्रव होता है, द्रव, उस द्रव के अंदर जो बच्चा है वो तैरता हुआ रहता है, कवर रहता है। तो एमनियोन नाम का एक द्रव है, ठीक है। और उस द्रव में जो बच्चा है वो घूमता हुआ मतलब तैरता हुआ रहता है, और जो उसकी बाह्य आघात वगैरह से क्या करता है, सुरक्षा करता है। यदि आपने कई बार सुना हो, जैसे किन्हीं महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान आपने सुना होगा कि बच्चा सूख गया, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। तो बच्चा सूखने का मतलब पता है क्या होता है, उन महिलाओं में कई बार जो एमनियोन द्रव होता है ना वो नष्ट हो जाता है, और यदि एमनियोन द्रव नष्ट हो गया तो बच्चे को पोषण वगैरह, मतलब बच्चा जो है वो पोषण वगैरह या और जो कुछ मटेरियल्स हैं जैसे वो नम रहता है उससे, ठीक है, वो सारी उसको नहीं मिल पाती हैं, और बच्चा भी क्या करने लग जाता है, फिर सूखने लग जाता है। भाई जो बच्चा है ना वो एक द्रव में रहता है, द्रव में तैरता हुआ रहता है, तो यदि द्रव सूख गया तो धीरे धीरे वो भी बच्चा नष्ट हो जाता है, भ्रूण नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही एमनियोन है भाई, ये एमनियोन है, एपीब्लास्ट जो एक्टोडर्म बनाती है आगे चल के,
ठीक है, ये एमनियोन वगैरह ऐसे बन गई। अब ये जो हाइपोब्लास्ट जो होती है ना, हाइपोब्लास्ट, वो क्या करती है, एक तो एंडोडर्म परत का निर्माण करेगी और एक यहाँ पर यॉर्क सैक का निर्माण करती है, पीतक कोश का निर्माण करती है। कौन सी? हाइपोब्लास्ट। आप ज़्यादा डीपली मत जाओ, मुझे पता है, मैं आपको और ज़्यादा डीपली तो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप बिल्कुल नहीं पता चल पाओगे कि सर इसमें पता नहीं क्या क्या होता है। मैं इसलिए आपको नॉर्मल लेके चल रहा हूँ भाई, ठीक है। चलिए, ऐसे तो बहुत ज़्यादा चेंजमेंट होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, आपको अपने नॉर्मल काम से मतलब है जो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दो बन जाती हैं। आपको आगे क्या याद रखना है कि एपीब्लास्ट तो आगे चल के क्या बनाती है, एक एमनियोन द्रव बनाती है, एक एमनियोन झिल्ली बनाती है और एक्टोडर्म परत का निर्माण करती है, एक्टोडर्म परत। और जो हाइपोब्लास्ट है वो क्या करती है, हाइपोब्लास्ट यॉर्क सैक बनाती है, पीतक कोश, और एंडोडर्म नाम की परत बनाती है, ठीक है भाई, ठीक है। अब आगे चल के इसमें क्या होता है, आगे चल के इसमें 3 लेयर बन जाती है। मैं डायरेक्ट 3 लेयर बना रहा हूं, इसमें 3 लेयर बन जाती हैं। देखो ये 3 लेयर आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये बाहर की जो परत है वो तो एक्टोडर्म है, बीच वाली जो परत है वो मीसोडर्म है और अंदर वाली जो परत है वो एंडोडर्म है। कैसी है? एंडोडर्म। तो सुनिए मेरी बात, यहाँ पर ये पीतक कोश वगैरह होगा भाई इधर की साइड में, ठीक है। तो जब आपकी कोरक पुटी में 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है, हम इन तीनों को जनन स्तर बोलते हैं। जनन स्तर यानी कि जर्म लेयर किनको बोलते हैं जनन स्तर? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म, ठीक है। देखो, एक्टोडर्म तो एपीब्लास्ट से बनती है, एंडोडर्म हाइपोब्लास्ट से बनती है और जो मीसोडर्म होती है ना वो इन दोनों के बीच में इन्हीं से उत्पन्न होती है, मीसोडर्म। तो 3 परत बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। तो मीसोडर्म सबसे लास्ट में बनने वाली परत होती है जो बीच में होती है। जब आपकी कोरकपुटी में ये 3 जनन स्तर बन जाते हैं तो आप इस अवस्था को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रूला अवस्था बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं आप इसको? गैस्ट्रूला अवस्था, जिसे हिंदी में कंदुक या कंदुक भवन के नाम से जानते हैं। आपको बात समझ में आ गई? गैस्ट्रूला की क्या है? गैस्ट्रूला आरोपण के बाद जो इनर सेल होती हैं, आंतर कोश का समूह होती हैं, वो 3 परतों का या 3 जनन स्तरों का निर्माण करती हैं। आपको समझना तो इतना ही है कि इनर सेल 3 जनन स्तर का निर्माण करती हैं और वो जनन स्तर कौन कौन से हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। और अब इसी संरचना को आप किस नाम से जानते हैं? गैस्ट्रूला अवस्था के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गैस्ट्रूला अवस्था के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात? आपको नहीं आई गैस्ट्रूला अवस्था की? ठीक है भाई, तो ये होती है गैस्ट्रूला। बन गई गैस्ट्रूला। अब इसमें यूं मान के चलो आप, ये से 3 लेयर वगैरह बन गई, ये यॉर्क सैक वगैरह है, तो आप इसको गैस्ट्रूला बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो घटना है ये लगभग 14-15 दिन तक की घटना है। मतलब 14-15 दिन तक ये पूरी गैस्ट्रुलेशन वगैरह की जो क्रिया है वो संपन्न हो जाती है, निषेचन के 14-15वें दिन तक, ठीक है भाई। और मैं आपको बता दूं कि 20-25 दिन में, निषेचन के 20-25 दिन बाद जो कंप्लीट भ्रूण है, मतलब भ्रूण कंप्लीट नहीं बनेगा, भ्रूण तो 3 महीने में बनता है कंप्लीट, ठीक है भाई। लगभग 12 सप्ताह में या 3 महीनों में कंप्लीट बनता है। लेकिन ये जो आरोपण की क्रिया है और 20-25 दिन में जो सारी घटनाएं वो बनकर तैयार हो जाती हैं, जिसमें जनन स्तर बन जाते हैं। और मैंने आपको 11वीं क्लास में भी बताया था, 11वीं क्लास में याद होगा आपको, शायद तंत्रिका वाला चैप्टर था, वहाँ पर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म थी, है ना। इन्होंने जो अलग अलग ऑर्गन्स का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, ठीक है। इसके लिए आप अपने 11वीं क्लास की जो बुक है उसमें आप टेबल देख लेना कि एक्टोडर्म कौन कौन से अंग बनाती है, मीसोडर्म कौन से और एंडोडर्म कौन से,
ठीक है। तो जब ये जनन स्तर बन गए तो ये जनन स्तर आगे चल के क्या करेंगे, आगे चल के ऑर्गन्स बनाना प्रारंभ कर देंगे, आगे चलकर ऑर्गन बनाना प्रारंभ कर देंगे। समझ में आ गई बात। अब ऑर्गन जो बनते हैं, अब ये टॉपिक आपका अगला टॉपिक आ गया भ्रूणीय परिवर्धन वाला, भ्रूणीय परिवर्धन वाला आ गया ना टॉपिक, भ्रूणीय परिवर्धन वाला। लेकिन उस टॉपिक को अभी हम बाद में समझेंगे, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आपको पहले। लेकिन सुनिए, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई आरोपण वाली। भाई अंतररोपण आपको समझ में आ गया, इम्प्लांटेशन आपको समझ में आ गया, जिसको आप आरोपण भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो आरोपण होने के लिए हमने पहले इन स्टेपों से गुजरना पड़ता था ना, तो ये सारे स्टेप हमने देख लिए। एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि सबसे पहले 24 से 30 घंटों में युग्मनज बन जाता है, और उसके बाद आरंभिक समसूत्री विभाजन को आप विदलन या क्लीवेज कहते हैं, और 3 दिन तक क्या बन जाती है, मोरूला बन जाती है। क्या है मोरूला, 8 से 16 कोष की अवस्था को मोरूला बोलते हैं। और ये मोरूला किधर की तरफ ढुलकती है भाई, गर्भाशय की तरफ। तो फिर मोरूला से 5वें दिन क्या बन जाता है, कोरक पुटी बन जाता है। और यदि मोरूला से कोरक पुटी बन गई तो आप इस घटना को क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। अब कोरक पुटी की संरचना आपको भली भांति पता है ना, जिसमें चपटी कोशिकाओं की परत थी ट्रोफोब्लास्ट, और उसके कोशिका का जो समूह था उसे हम आंतर कोशिका समूह कहते हैं। ये सारी बातें आपको पता था। उसके बाद आरोपण हो जाएगा ना, कौन आरोपण में कौन सी परत सहायता करती है, ट्रोफोब्लास्ट परत सहायता करती है। तो ट्रोफोब्लास्ट सहायता कर देगी उसमें, ठीक है। अब गैस्ट्रुला होगा, गैस्ट्रुला भवन कैसे बनेगा कि जो आंतर कोश का समूह है और जिन कोशिकाओं में हर अंग को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका। वो आगे चल के 3 क्या बना देते हैं, जनन स्तर। कौन कौन से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और इसी कंप्लीट संरचना को आप किस नाम से जानते हैं भाई, गैस्ट्रुला के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक। आप एक बार नोट्स में देखो जरा, ठीक है भाई। चलिए, तो ये आपके अंतररोपण वाला टॉपिक कंप्लीट। तो अंतररोपण में सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, पूरी घटना जो है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो आपका टॉपिक है वह है सगर्भता, जिसको आप प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। प्रेगनेंसी, सगर्भता। तो प्रेगनेंसी वाले टॉपिक में जो अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इन टॉपिक से केवल और केवल 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वास्तव में ही बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। नीट में 1-2 क्वेश्चन हर साल यहाँ से पूछा जाता है, बिल्कुल श्योर पूछा जाता है भाई, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में भी 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है, इन्हीं पार्ट से जो टॉपिक चल रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर का है तो 1 नंबर का यहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो प्रेगनेंसी की मैं बात बता दूं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आप टाइम इसका याद रखिए, गर्भकाल जो होता है, या मैं कहूँ प्रसव से लेकर निषेचन से लेकर प्रसव तक का, निषेचन से लेके प्रसव बोलते हैं आप डिलीवरी को, बच्चे का पास आउट होना। तो निषेचन से लेके प्रसव तक का जो समय होता है, आप उसे किस नाम से जानते हैं, गस्टेशन पीरियड या गर्भकाल के नाम से जानते हैं। टाइम कितना होता है, 9 महीने 7 दिन, ठीक है। 7 दिन घटा बढ़ी हो जाती है, 10 दिन भी हो जाते हैं, ठीक है। तो एक एवरेज टाइम होता है भाई जो गर्भकाल होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ कुछ पॉइंट हैं आपके, जैसे मानव के अपरा को एलेंटोकोरिनिक अपरा बोलते हैं। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, सुनिए, कि जो भ्रूण होता है ना, उसमें 4 परत बनती हैं, 4 झिल्ली बनती हैं, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और पीतक कोश। चाहे तो आप इनको ऊपर नोट कर सकते हैं अपने एक्स्ट्रा, ठीक है। 4 भ्रूणीय झिल्लियां बनती हैं, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और पीतक कोश, योग सैक जिसको बोलते हैं। तो मानव का जो अपरा बनता है, देखो ये जो प्लेसेंटा बनती है, अपरा जो बनती है ना प्लेसेंटा, उस प्लेसेंटा के निर्माण में केवल ये 2 परत भाग लेती हैं बस।
एक तो एलेंटोइस और एक कोरियन। अब आप खुद देखिए, देखो ये पीतक कोष जो है वो स्टार्टिंग में उसके लिए ब्लड फॉर्मेशन करता है, रक्त का निर्माण कर उसे देता है स्टार्टिंग में, जब तक नाभिनाल नहीं बनती तब तक ये देता है, ठीक है, अम्लाइकल कोल्ड। और ये एमनियन वही है। तो एमनियन और पीतक कोष तो अपरा निर्माण में काम नहीं आते, लेकिन कोरियन और एलेंटोइस किस में काम आते हैं? अपरा के निर्माण में। अपरा क्या चीज़ है? जिससे भ्रूण जुड़ता है एंडोमेट्रियम परत से, ठीक है, समझ गए। तो कोरियन और एलेंटोइस दो परत इसमें काम लेती हैं, तो इसलिए मानव के अपरा को किस नाम से जानते हैं आप? एलेंटोकोरियोनिक अपरा। ये बात आपको समझ में आ गई कि मानव के अपरा को एलेंटोकोरियोनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दो बाह्य झिल्लियां इसके निर्माण में भाग लेती हैं। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। चलिए, तो इसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉइंट थे। अच्छा, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपरा होती है वो एक प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करती है। कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट में भी क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया गया था। मैं आपको किसी दिन भेजूंगा PDF, आप उसमें देख लेना। मेरे द्वारा बताया गया एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनाए, आप तब ट्रस्ट करेंगे कि सर वास्तव में ही कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये अब हमें बिल्कुल पता चल गया, ठीक है। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनाए जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अपरा प्लेसेंटा एक प्रकार से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसके द्वारा 4 हार्मोन जो आपके नोट्स में लिखे हुए हैं उनको भी आप इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये 4 हार्मोन वेरी वेरी मोस्ट कर लो नोट में, यदि नहीं लिखा लिख लो, मतलब लिखा तो हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट कर लेना यदि नहीं लगा हुआ है तो ना। ये 4 हार्मोन किससे निकलते हैं? प्लेसेंटा से निकलते हैं। देखो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन मतलब मानव अपरा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 4 हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा भी स्रावित किए जाते हैं। अब ये जो HCG हार्मोन आपको दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रेगनेंसी का पता चलता है भाई। प्रेगनेंसी का जो पता चलता है वो इस हार्मोन की वजह से चलता है। सुनिए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हालांकि कोरियोन नाम की परत से निकलता है, झिल्ली से। किससे निकलता है? कोरियोन झिल्ली से निकलता है। ये HCG जो अपरा बनाता है, तो हम ओवरऑल पढ़ते केवल यही हैं कि अपरा के द्वारा ये रिलीज होता है, लेकिन वास्तव में ये कहाँ से रिलीज होता है? कोरियोन नाम की झिल्ली से रिलीज होता है, HCG। अब ये HCG क्या है? ये जब HCG जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को नियंत्रित करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को बनने को नियंत्रित करता है। तो लगभग 3 माह तक कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहती है। मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। तो HCG का जो काम है, HCG का जो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखना होता है, और इसकी सहायता से हम प्रेगनेंसी का भी पता चलाते हैं। यदि आपको पता हो तो जैसे घरों में पता चल जाता है ना प्रेगनेंसी का, एक प्रेगा न्यूज नाम से एक किट आती है मेडिकल्स पे, और उसमें यूरिन की कुछ बूंद हम डालते हैं, महिला यूरिन की जो बूंद डालते हैं, तो उस बूंद में उस यूरिन में क्या होता है? HCG निकलता है। देखो, यदि वो प्रेग्नेंट है तो उसमें श्योर HCG निकलेगा, और यदि प्रेग्नेंट नहीं है तो ये हार्मोन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये हार्मोन बनता किससे है? अपरा से। और अपरा कब बनती है? जब प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। तो HCG की सहायता से हम प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं। प्रेगनेंसी किट में यूरिन में के माध्यम से निकलने प्रारंभ होता है। ये जो HPL है वो स्तन वृद्धि वगैरह, दुग्ध संश्लेषण वगैरह काम करता है, और बाकी ये तो है ही। तो ये 4 हार्मोन अपरा के द्वारा स्राव किए जाते हैं भाई, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। अब स्टेम सेल आपको पता ही, मैंने आपको बता दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BVM कर लेना भाई, वास्तव में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा?
कि सगर्भता के उत्तरार्ध अवधि में अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन, तो अंडाशय के द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसे आप बोलते हैं रिलैक्सिन। क्या बोलते हैं? रिलैक्सिन। ठीक है भाई, तो अपरा के द्वारा भी मानते हैं इसको और अंडाशय के द्वारा भी, लेकिन आपको मानना केवल अंडाशय से, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। आपको क्या याद रखना है? गर्भता की उत्तरार्ध मतलब जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, 9 महीने 7 दिन जब कंप्लीट हो जाती है ना, तो एक अंडाशय और अपरा के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्सिन। अब इसका काम आपको पता ही है ना, रिलैक्सिन का प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला करता है। आगे मैं आपको बताऊंगा अभी जब प्रसव पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना याद रखो कि उत्तरार्ध अवधि में कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। आपके सगर्भता में जो पॉइंट लिखे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कोई पॉइंट में दिक्कत तो नहीं है आपको? यहाँ पर 2-3 पॉइंट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सुनो, एक पॉइंट और है, मैं आपको बता दूं कि भाई अपरा और भ्रूण, जैसे ये मान के चलिए ये अपरा है, ऐसे बनती है अपरा, इस प्रकार की संरचना होती है ऐसे, है ना। तो ये अपरा है और ये भ्रूण मान के चलिए ना। तो अपरा और भ्रूण के बीच में इस प्रकार की एक नाल होती है, नाल। इस नाल को आप नाभि नाल बोलते हैं। अरे नाभि से जुड़ी रहती है भाई, सुंडी जिसको बोलते हैं, सुंडी टुंडी ऐसे नाम है इसके, सुंडी भी बोलते हैं और टुंडी भी बोलते हैं। ये जो यहाँ पे होती है यही तो नाभि है। तो इस नाभि से एक रज्जु जुड़ी रहती है प्लेसेंटा के माध्यम से, और उसको आप बोलते हैं नाभिनाल या अम्बलाइकल कॉर्ड। और यही वो अम्बलाइकल कॉर्ड है जिसको हम गाड़ते हैं। जब कोई लड़का होता है ना तो उसके कहते हैं ना नार गाड़ा है, ऐसे नहीं बोलते क्या यार? आप सभी जानते हैं। तो जो नार गाड़ते हैं ना, वो यही नार है भैया, नाल इसी को बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है भाई वो। ठीक है, अपरा और भ्रूण के बीच में एक रज्जु जैसी संरचना बनती है जिसे आप क्या बोलते हैं? नाभिनाल या अम्बलाइकल कॉर्ड बोलते हैं। और इसी अम्बलाइकल कॉर्ड के माध्यम से माता से रक्त वगैरह पोषण का ट्रांसफर बच्चे में, और बच्चे के उत्सर्जी पदार्थों का ट्रांसफर इसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, आपके नोट में कुछ एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, सुनिए। वहां लिखा हुआ है कुत्ता, बिल्ली और हाथी, इनका गस्टेशन पीरियड। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे तो बहुत सारे जानवर हैं जिनका गस्टेशन पीरियड, लेकिन कभी भी एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछता, ये बिल्कुल फिक्स मान लेना नीट में। ठीक है, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं ना, केवल और केवल आपको वही पढ़ने होते हैं बस। ठीक है, ये फालतू की बात है भाई, जो कुछ कहते हैं कि भाई ये करो, मैं बिल्कुल भी इनको नहीं मानता। ठीक है, बिल्कुल आप श्योर रहिए, किसी से भी आप पूछ लेना जो नीट वगैरह तैयार करते हैं, हमेशा ही आपसे वही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी बुक में होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए, तो कुत्ता और बिल्ली, इनमें 63 दिन का गर्भकाल होता है, और हाथी में सबसे अधिक गर्भकाल होता है 641 दिन। 641 दिन का गर्भकाल होता है। आप देखिए, इतने दिन बाद ये प्रसव करता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ आप एक बात और नोट कर लीजिए, आप ऊपर लिख लीजिए इनके बच्चों के नाम। कुत्ते के बच्चे जो होते हैं पिल्ला बोलते हैं, जिसको पप्पी बोलते हैं, किटन्स बोलते हैं भाई, किटन्स बोलते हैं, किटन बिल्ली के बच्चों को। अच्छा, हाथी के बच्चे की बात है लालाओ, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ। हाथी के बच्चे के अलग अलग जगह पर बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, हाथी के बच्चे के बहुत सारे नाम होते हैं, तो मैं यहाँ इसके नाम जरा आप नोट कर लेना। काफ, करभ, कलभ और मैमथ। ठीक है भाई, ये हाथी के बच्चे के नाम हैं बहुत सारे, काफ, करहब, कलभ, मैमथ। ठीक है, अब सुनो, ये जो नाम है इसके, आपको इसका आंसर केवल ऑप्शन के हिसाब से देना है। क्यों देना है?
क्योंकि एक बार कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जिसमें मेमत शब्द था और इनमें से कोई भी नहीं था। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनको पता ही नहीं था। तो वहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो मेमत माना गया था, हाथी के बच्चे को। ठीक है भाई। अच्छा, इसके पीछे वो तर्क क्या दिया था, उन्होंने शायद रेट वगैरह भी वहाँ पे लगी थी, तो उन्होंने मतलब कुछ मुझे ऐसी धुंधली सी याद है, बहुत समय पहले की बात है। तो क्या था, मेमथ एक प्राचीन हाथी की प्रजाति में था, पूर्वज है यूं मानो, जो वर्तमान में कंप्लीट रूप से विलुप्त हो चुके हैं। मेमथ एक बहुत बड़ा हाथी सा होता है, एक हॉलीवुड मूवी है उसमें इसका जिक्र है। ठीक है, तो अब वो प्रजाति विलुप्त हो गई, तो उस प्रजाति को बनाए रखने के लिए भाई, जैसे कोई आपको पता है ना, जैसे कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो उसके नामकरण कर दिया जाता है, या किसी संस्था को उसको नामकरण ऐसे करते हैं ना। तो उसी प्रकार जब ये प्रजाति विलुप्त हो गई तो हाथी के बच्चे को क्या कहने लग गए, मेमथ भी कहने लग गए, कि भाई हाथी के जो बच्चे होंगे उनको आप मेमथ बोलिए। ठीक है, ऐसा वहाँ कुछ तर्क था। तो आपको 4 ये ऑप्शन है, कोई सा भी आपको दिख जाए वही आपको राइट कर देना है। ये हाथी के बच्चे के नाम है। ठीक है, एक जगह पे तो गोसरू और था, गोसरू भी आया था ना, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए। तो आज केवल हम यहीं तक बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, ये लिख लिया, नोट कर लिया। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल ही मैं आपको चैप्टर नंबर 4 के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिखा दूँ, यदि आप चाहें इनको नोट कर लेना, बच्चों के जो नाम हैं कई बार पूछ लिए जाते हैं भाई। क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, फटाफट आंसर कीजिए। और जो आज मैंने पढ़ाया है इस पॉइंट को आप बिल्कुल देख लेना भाई, नोट्सों में एक एक पॉइंट को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।